आज के दौर में परीक्षाओं से संबंधित सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछे जा रहे हैं उनमें से एक पर्यावरण भी है, और ख़ास करके ऐसे संदर्भ में जब विभिन्न माध्यमों से जो है विभिन्न राज्यों में शिक्षकों से संबंधित जो वैकेंसीज आ रही हैं उनमें देखा गया है कि पर्यावरण का पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है। और ख़ास करके अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जाए तो उसमें लगभग 30 नंबर का सीधे ईवीएस का पार्ट पूछा जाता है, जिनमें से ज़्यादातर हमारा पर्यावरण ही होता है। तो आज के इस पूरे सेशन में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण से संबंधित, तथा आगे भी श्रृंखला को हम जारी रखें जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। आइए शुरू करते हैं आज और जानते हैं कि पर्यावरण, पर्यावास, वातावरण, वायुमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब जो शब्द हम सुनते हैं आखिर इन शब्दों में डिफरेंसेस क्या हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो भविष्य की परीक्षाओं में संभावित हो सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूँ आपका योगेंद्र टाइम्स पर। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण को। देखिएगा, हम इस बात को शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि पर्यावरण का आशय होता है परिधन आवरण। परि का आशय होता है, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब ढका हुआ। ये तो वो परिभाषा हो गई जो हम अभी तक जानते रहे, परंतु आज के दौर में इन्हीं परिभाषाओं से प्रश्नों को बनाया जा रहा है और उन प्रश्नों को हम कर पाने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं। अर्थात आज हम ये जानेंगे कि इन्हीं परिभाषाओं से किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और उसका किस तरीके से उत्तर दें। जैसे हमने बताया कि पर्यावरण का आशय होता है चारों ओर से जो हमें घेरे हुए है, जो आवरण है हमारी तरफ। ठीक है, अब इस बात को हम हटाते हैं। प्रश्न आगे किस तरीके से बनेगा, देखिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या आप सामान्य तौर में भी जानते हैं कि पर्यावरण का आशय यह हुआ जो भी चीज़ें हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं या हमें चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो पर्यावरण का हिस्सा है। दूसरी बात अगर हम कहें तो पर्यावरण हमेशा गतिशील होता है। इस बात को याद रखिएगा कि पर्यावरण में जरा सा भी अगर फ्लक्चुएशन होता है, अगर उसके अनुकूलन में जरा सा भी असंतुलन होता है तो वो गतिशीलता के माध्यम से अपने परिणामों को प्रदर्शित करता है। तो ये पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। दूसरी बात, एक शब्द आता है पर्यावरण के बाद, पर्यावास। ये शब्द कंफ्यूज करता है कई बार और ज़्यादातर बच्चे तो यही समझते हैं कि पर्यावरण और पर्यावास दोनों एक चीज़ें हैं, परंतु अगर पर्यावास की बात करें तो पर्यावास का आशय ही होता है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण अर्थात इसके तहत कोई जीव, कोई एक पर्टिकुलर जीव है, उसी के तरीके से कुछ अन्य जीव भी हैं जो एक जैसी दशाओं में रहने के लिए आतुर हैं, या यूं कहें कि जीवों का एक ऐसा गुच्छा या समूह जो एक जैसी दशाओं में रह सकता हो, और वो जिन दशाओं में रहता है उसी को क्या कहते हैं, पर्यावास कहते हैं। तो पर्यावरण क्या है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए, हमें चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब पर्यावरण का हिस्सा है, और पर्यावरण एक गतिशील तत्व है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि पर्यावास क्या है, ये भौतिक वातावरण है जो क्रिएट किया जाता है जीवों द्वारा, अर्थात जीवों का एक ऐसा समूह जो किसी विशेष पर्यावरण में रहता है, अपने द्वारा क्रिएट किए गए माहौल में रहता है, उसे हम पर्यावास कहते हैं। दूसरी बात, एक शब्द आता है यहाँ पे वायुमंडल। तो हम बेसिकली पहले शब्दों के अंतर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जैसे वायुमंडल और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है दोनों एक दूसरे से अलग है, परंतु वायुमंडल का आशय ये हुआ कि वायु का घेरा जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। अब अगर हम अध्ययन के अनुसार थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें तो वायुमंडल की जो सीमा होती है हमारी, वो 1000 किलोमीटर तक होती है। पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक के जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो पर्यावरण है वो पृथ्वी की सतह से लगा हुआ घेरा होता है, जो चारों तरफ से हमें घेरे होता है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है।
ठीक, तो इस बात को याद रखना है कि पर्यावरण और पर्यावास और वायुमंडल में क्या अंतर है। साथ ही साथ ये भी जानते रहिए कि वायुमंडल से संबंधित अन्य तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसको हम वायुमंडल के सेक्शन में पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें जो परतें पाई जाती हैं, जो लेयर्स पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, उन लेयर्स में क्या विशेषताएं ऐसी होती हैं, किस तरीके से वो मानव जीवन पर प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ से इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये 3 पर्टिकुलर ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए से हमें प्रतीत होते हैं। दूसरा इसका एक हिस्सा आता है जिसमें हम कुछ अन्य चीज़ों को पढ़ते हैं, हालांकि वो भी हमें मिलता जुलता ही लगता है। एक शब्द आता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, ध्यान दीजिएगा, इसको पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं और पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश होती है इकोसिस्टम। ठीक, देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का आशय यह हुआ कि कोई एक दो जीवों का समुदाय हो और उन दो जीवों के मध्य जो भी संबंध है, उन संबंधों के पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के बाद उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही पारिस्थितिकी तंत्र होता है। सामान्यतः जहाँ पर भी तंत्र शब्द लगा होता है, उसका अर्थ यह होता है कि कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, कई ऐसे जीव हो सकते हैं वो जो किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए जुड़े हुए हों। जैसे मान लीजिए हम एक शब्द लें, लोकतंत्र। लोकतंत्र, लोकतंत्र में तंत्र शब्द लगा हुआ है, लोक का आशय हुआ लोग। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का ऐसा तंत्र जो किसी एक उद्देश्य अर्थात सरकार बनाने के उद्देश्य से मतदान करता है, लगा हुआ है एक सिस्टम में। तो यहाँ पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का आशय ये हुआ कि जीवों के रहने योग्य माहौल को तैयार करने में अन्य जीवों या उन्हीं जीवों का एक बड़ा समुदाय जो लगा होता है, वह पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता ओडम ने कहा कि दो जीवों के या जैविक समुदायों के मध्य अंतर संबंधों का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव ही क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। अब हम बात करेंगे इसके अगले हिस्से की, जिसमें कुछ आपसे पर्टिकुलर शब्दों को देकर वो ये पूछता है कि ये किस से संबंधित हैं या इसके जनक कौन है या इन शब्दों को किसने प्रतिपादित किया। जैसे उनमें से एक शब्द है इकोलॉजी। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, इसको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा पूछता है। यूपी पीसीएस 2021 के लिए जो लोग लगे हुए हैं या आरओ 2021 के लिए जो लोग लगे हुए हैं, वो देखेंगे तो पर्यावरण के सेक्टर से इन प्रश्नों को पूछता है। तो इकोलॉजी शब्द अगर आपसे पूछता है तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल, इसको आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, अब देखिए इकोलॉजी हमने पहले पढ़ा, अब तंत्र के बारे में हम जा रहे हैं। तंत्र को किसने दिया था, एजी टांसले ने। एजी टांसले। तो यहाँ से दो शब्द ऐसे हो गए जिनमें आप कंफ्यूज होते थे दो नामों में, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद हो गया होगा, एजी टांसले। तीसरा एक पोर्शन आता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता कौन है। पारिस्थितिकी विज्ञान के पिता ये पूछता है आपसे, ये कौन है भैया, ओडम है। इसकी जानकारी आपको हो गई। तो 3 नाम आपने देखा, अर्नेस्ट हैकल, एजी टांसले और ओडम। अगर हम चौथे नाम की यहाँ पे बात करें तो एक शब्द वर्तमान में चर्चा में बहुत ज़्यादा रहता है, खास करके प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसमें हाईलाइट किया जा रहा है कि सतत विकास। सतत विकास शब्द किसने दिया था, ब्रंटलैंड ने। इस बात को याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब हमने इकोलॉजी पढ़ा, तो इकोलॉजी से ही रिलेटेड एक शब्द और होता है डीप इकोलॉजी। इसको याद रखिएगा, मतलब हिंदी में हुआ गहन पारिस्थितिकी। गहन पारिस्थितिकी, इसको किसने दिया, गहन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, अर्नेस्ट ने दिया था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसको करना क्या है, आपको डेली एक जगह नोट डाउन करके डेली उसको रिवाइज करते रहना है। यहाँ से इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। दूसरी बात, जब हम पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से में जाते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र को हमें समझने के लिए उसके विभिन्न घटकों के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में समझना होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र सामान्यतया दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक तो प्राकृतिक तरीके से, दूसरा कृत्रिम तरीके से। परंतु प्राकृतिक और कृत्रिम में उतना हम ना उलझ के इनसे बनने वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे। जैसे अगर सामान्य तरीके से प्राकृतिक व्यू को ही हम लें तो जैविक और अजैविक में पारिस्थितिकी तंत्र को बांटा जाता है, जैविक और अजैविक। जैविक के तहत वे आते हैं जिनमें मुख्यतः जीवन पाया जाता है, जो सजीव होते हैं। जितने भी चीज़ें हैं, चाहे जो भी हैं, आप चारों तरफ उन्हें देख सकते हैं, अगर उनमें जीवन पाया जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, जैविक का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए आप लेते हैं हिरन हो गया, गाय हो गया, ठीक है, इस तरीके के तमाम जीव ऐसे हैं, लोमड़ी, ठीक है, बैल, तरह तरह के, जो क्या हैं, जैविक का हिस्सा है। दूसरी तरफ एक पार्ट इसका ये भी है अजैविक। तो अजैविक में ऐसे इसमें घटकों को शामिल किया जाएगा जिनमें जीवन ना पाया जाता हो, परंतु हम उन सब को पढ़ें, इसकी जगह पे ये होगा हम इन 3 पॉइंट्स को पढ़ें, जैसे स्थल, जल और वायु। ये तीनों क्या हैं, अजैविक है। देखिएगा कि स्थल पर जीवन तो पाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर जब स्थल की बात करेगा तो क्या है, वो अजैविक घटक हो जाएगा। जल क्या है, अजैविक घटक है। वायु क्या है, अजैविक घटक है। जबकि इन सब में क्या है, जीवन पाया जाता है। ठीक, जीवन कैसे पाया जाता है, इन तीनों का जहाँ भी मिला जुला स्वरूप होगा, आप ऐसे समझिए, ये स्थल मंडल हो जाए, ये जल मंडल हो जाए और ये वायुमंडल हो जाए, तो ये जो क्षेत्र है जो तीनों में कॉमन है, इसी को हम कहेंगे जैव मंडल। क्या कहेंगे, जैव मंडल। ध्यान दीजिएगा कि जैव मंडल को ही जीव मंडल भी कहा जाता है। ठीक, और यही वो क्षेत्र होगा जहाँ पर जीवन पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्थल भी मिल रहा है, जल भी मिल रहा है और वायु भी मिल रहा है। तो इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि सरकार ने क्या किया कि विभिन्न तरीके के ऐसे अधिनियम पारित किए हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण को बचा सके। जैसे कि हमने पहले सेगमेंट में पढ़ा कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण के किसी एक हिस्से में अगर जरा सा भी परिवर्तन होता है तो दूसरे हिस्से में स्वाभाविक है कि परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और अगर पारिस्थितिकी तंत्र की मुख्यतः बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र तो एक तरीके से मैंने आपको बताया कि इस सभी जीवों का अंतर संबंध उसमें शामिल है। अब पारिस्थितिकी तंत्र को अगर हम उसके प्रकारों की बात करें तो एक तो हमने जैविक अजैविक में बांटा, दूसरे मान लीजिए इसमें जीवों के अध्ययन को लेकर हम बांटे इसे, कि जीवों का अध्ययन किस तरीके से किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में, कभी वो पूछा जा सकता है आपसे। तो पारिस्थितिकी तंत्र को हम 2 तरीके से बांटते हैं, एक तो स्वपारिस्थितिकी, दूसरा परपारिस्थितिकी या सामुदायिक पारिस्थितिकी। सामुदायिक पारिस्थितिकी। अब देखिए स्वपारिस्थितिकी क्या होती है। स्वपारिस्थितिकी के तहत हम एक एक जीव का अध्ययन करते हैं, अर्थात अगर कहीं पर हिरन है, शेर है, लोमड़ी है, इस तरीके के जीव पाए जाते हैं और किसी तरीके का इस यहाँ पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या ऐसी घटना पाई जाती है या हो जाती है जिससे अनुकूलन इसका क्या है, डिस्टर्ब होता है, तो हम हिरन का भी अध्ययन करेंगे, शेर का भी अध्ययन करेंगे, लोमड़ी का भी अध्ययन करेंगे।
परंतु इसके दूसरे प्रकार में हम क्या करते हैं, सामुदायिक अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको सामुदायिक पारिस्थितिकी भी कहते हैं। सामुदायिक का आशय ये हुआ, अगर यहाँ पे जितने भी जीव हैं उनको कोई इस तरह के डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उस डिस्टर्बेंस का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है, हम इस बात को जनरल टर्म में अध्ययन करते हैं। परंतु स्वपारिस्थितिकी में एक एक जीव पर विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। देखिए है क्या, समय के साथ मानव बेहद तेजी के साथ विकास करता चला गया और फिर क्या हुआ कि प्रकृति के उन स्थानों पर भी हमने हस्तक्षेप किया जिसको प्रकृति ने कहीं कि हमारे ही हिफाजत के लिए सजा रखा था। तो इसी सिलसिले को गवर्नमेंट ने रोकने के लिए, अर्थात पर्यावरण के संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए उसने कई तरीके के अधिनियम बनाए, कई तरीके के एक्ट बनाए। तो उनके बारे में क्या होता है, समय समय पर सरकारें आपसे क्वेश्चंस के माध्यम से, सरकारी तंत्रों द्वारा आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक वनों के संरक्षण से संबंधित अधिनियम 1927 में आया था, इसको हम पढ़ ले रहे हैं। ठीक। दूसरा, अगर हम स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में लगभग 70 के दशक के आसपास से काम तेजी के साथ होना शुरू हुआ, जिसके दौरान 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, कब पारित किया गया? 1972 में। इसको दिमाग में रखिएगा। तीसरा क्या है? जल संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। हमें पानी को भी बचाना, क्योंकि पानी भी तेजी के साथ क्या है, घट रहा है। 1974 में ये पारित किया गया। ठीक है। चौथा क्या है? वन संरक्षण अधिनियम। देखिए, एक आज़ादी के पहले आया था और एक आज़ादी के बाद आ रहा है। वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया भैया? 1980 में, 1980 में। देखिए, याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है, आपको वन्य जीव याद करना। वन्य जीव 72, जल को आप च बना लीजिए, चल, च से 74 आप याद रखेंगे, 1974। वन में क्या, इस वन को आप याद रखेंगे, वन क्या हुआ, जीरो की तरह है, तो इसमें भी जीरो लगाएंगे, 1980। ठीक है। आगे आप याद रखेंगे वायु संरक्षण अधिनियम। वायु संरक्षण अधिनियम ये कब आया भैया? ये आया आपका 1981 में। ठीक है, कब आया? 1981 में। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सरकार ने लाया। देखिएगा, अभी एक एक अधिनियम हम बाद में पढ़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया 1986 में। इसे छाता विधान भी कहते हैं, अम्ब्रेला रूल। इसको याद रखिएगा, ये क्या है? अम्ब्रेला रूल है, छाता विधान। छाता विधान। तो छाता से 86 याद रखिएगा। छाता से क्या याद रखना है? 86 आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। एगमार्क अधिनियम। एगमार्क आप जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं, 1992 में आया था ये। देखिए, एगमार्क वह होता है जो खाद्य पदार्थों पर एक चिन्ह अंकित किया जाता है कि ये खाद्य पदार्थ क्या है, खाने योग्य हैं, उसी क्या कहते हैं? एगमार्क। एगमार्क अधिनियम 1992 में। 37 में एक इसके पहले आया था अंग्रेजों के समय में, तो 37 में परिवर्तन 1992 में किया गया था। 1937 के अधिनियम में 1992 में परिवर्तन किया गया था। ठीक है। उसके बाद हाथी संरक्षण अभियान या परियोजना कब आई है? 1992 में। और एक प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ठीक, 9 हो गए। ठीक। 10वां एक हम कह सकते हैं कि गंगा से संबंधित आया था, कि गंगा को संरक्षण करने के लिए 1985 में। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अधिनियम थे और इसके पहले हमने कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन फैक्चुअल पढ़े जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब देखिए है क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को लेकर बेसिकली हमें अध्ययन करना है, जो अपने हम नेक्स्ट सेशन में आपसे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।